को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले मुश्तबा जैदी हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और एनपी सिंह हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। एनपी सिंह साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, कंफ्यूजन नजर आ रहा है। एक तरफ बातचीत भी करनी है, दूसरी तरफ धमकियां भी जारी हैं हमलों की। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? मुझे लगता है कि इस तरह से कहा जा रहा है कि सभी लोग इसे समझने से कासिर हैं, समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि ट्रंप क्या चाहते हैं। आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल मिल रही। थैंक यू। देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल सही फरमाया है कि जो ट्रम्प साहब की थ्रू आउट जब से ये युद्ध शुरू किया और आज तक जो उनकी स्थिति है, उनका एक तरफ हम देखते हैं कि एग्रेशन था, थ्रेटनिंग थी, धमकियां थी, दबाव बनाना चाहते थे और अपनी तरह से चीजों को मनवाना चाहते थे। हम्म। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा है आगे बढ़ा, पूरी फुल फ्लैश वार हुआ, इतने लंबे समय तक 40 दिन तक चलता रहा। उसके बाद प्रयास किए गए शांति के, और अब जब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तैयार है और पीस प्रोसेस जाने को है, तब भी हम देखते हैं कि आज भी उधर से रोज कुछ न कुछ धमकियां, तैयारियां, जहाज डिप्लॉय कर दिए गए, इतने सारे डिस्ट्रॉयर। तो कहीं ना कहीं एक इनकंसिस्टेंसी तब हो जाती है कि आप थ्रेट करना चाहते हैं। देखिए, जब हम किसी समझौते पर, किसी संधि को, किसी युद्ध विराम को लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होना चाहिए और बातचीत से ही निकलता है। ईरान भी अपने रुख पर कायम रहा है। हालांकि दोनों ही देश, क्योंकि नुकसान ईरान का भी बहुत हो चुका है और अमेरिका का हम जानते हैं कि कितने लंबे समय से कितना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज गॉट ए कॉस्ट। बावजूद इसके पोस्चरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाउएवर, जो अमेरिकन पोस्चर, जो ट्रम्प साहब का पोस्चर रहा है, वो बड़ा अप एंड डाउन वाला रहा है। एक तरफ थ्रेटनिंग करते हैं, दूसरी तरफ पीस प्रोसेस, समझौता, युद्ध विराम, आगे के लिए बातें करते हैं, हो गया है, होने वाला है, अब हो जाएगा। दूसरी तरफ बिल्कुल, वो पूरा कंफ्यूज करके रख दिया है। इसी को लेकर आगे मैं बढ़ना चाहूंगी। शरदेंदु जी, चूंकि ईरान का तो मौकिफ साफ है, ईरान तो कह रहा है कि उसकी ये शर्तें हैं और वो अमेरिका की ये शर्तें नहीं मानेगा, उसका जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन अमेरिका बार बार अपनी चीजें बदल रहा है, तो क्या यहाँ पर ईरान के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, या ये सारी चीजें ईरान के लिए फायदेमंद साबित होंगी कि इस तरह से उसे मौका मिल रहा है कि वो यहाँ पर अमेरिका को लीड कर सके? देखिए साहिबा जी, सबसे पहली बात है कि ईरान ने जो अपना स्टैंड रखा, वो बार बार इस बात पे काबिज है कि एक फेयर और कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए। ये पीस मील का एग्रीमेंट नहीं चलेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग चाहता है। वहां पे एग्रीमेंट ऐसा हो जिससे कि आगे आने वाले दिनों पे फिर से ईरान पे हमला ना हो, क्योंकि 6 महीने पहले ही अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया था, बोला था कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से ऑब्लिटेट कर दिया गया, और फिर ऐसी कंडीशन बनाई कि 6 महीने में फिर से ये युद्ध शुरू हुआ जिसमें तमाम तबाही हुई। तो इस बार ईरान कॉन्शियस है, उनकी लीडरशिप कॉन्शियस है। आईआरजीसी का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो ज्यादा फर्म है, इफेक्टिव है। इस वजह से आज की डेट में अमेरिका को वो अपनी बातें मनवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी बड़े पॉजिटिव साइन दिए हैं, क्योंकि उसको अब ये रियलाइज हो गया है कि उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं। जिस तरीके से वो युद्ध में कूदा, जिस तरीके से उसने अपेक्षा की थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को पूरा तोड़ देगा, उनकी मिलिट्री माइट को जीरो कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लेम आप जरूर करते रहे कि आपने एयरफोर्स और नेवी को पूरा खत्म कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग थी। और आपका ब्लॉकेड भी बहुत इफेक्टिव हुआ। आपने ब्लॉकेड लगाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आईआरजीसी का और कड़ा शिकंजा हो गया। ग्राउंड फोर्सेस आप लॉन्च नहीं कर पाए, तो तमाम ऐसी स्थितियां बन रही थी। और आपके यहाँ खुद आपके जनमानस, आपकी पॉपुलैरिटी एकदम खत्म हो गई थी। अब मिड टर्म पोल होने वाले हैं, उसके लिए भी आपको चिंता है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पूरा तरीके से ईरान के मामले में फेल साबित हुए। उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ, इसको उन्होंने रियलाइज कर लिया। और साथ में इतना बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन, इतने बड़े पैसे की बर्बादी, जो कि खुद ही आपके $37 ट्रिलियन का आपका लोन है आपके ऊपर, आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना था, मागा का कॉन्सेप्ट आपने दिया था, कहीं ना कहीं हर फ्रंट पे आप फेल होते हुए नजर आए।
तो अब आपके जो जो आपके जो सेक्रेटरी है, तमाम तरीके का एक्सपर्ट है, उन्होंने आपको बार बार एडवाइस किया, आपने सुना नहीं। आपने सिर्फ इजराइल के कहने पे, बगैर ठीक से प्लान किए हुए, बगैर युद्ध को एनालाइज किए, आप युद्ध में कूद पड़े। तो अब ये आप अब कैसे मान ले कि आप हार गए? लिहाजा इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान अगर संधि के लिए नहीं मानेगा, सीज फायर नहीं करेगा, तो हम उनको उनकी सभ्यता खत्म कर देंगे, उनके ऊपर भारी फायरिंग करेंगे, तमाम उनकी ऑयल रिफाइनरी और ब्रिजेस को तोड़ देंगे। इस तरीके से सिर्फ बयानबाजी है। आज की डेट में बयानबाजी से कोई देश झुकता नहीं है, और वो देश जो कि आज की डेट में इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ, इतनी कैजुअलिटी हुई, 3000 लोग मारे गए, इतने सारे नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी देखिए सॉलिडारिटी देखिए, आम आदमी वहां पे अपनी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। उसको तो पता है कि काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका को भी वो छोड़ने की स्थिति में नहीं। और साथ में मिडिल ईस्ट में जो उसका वर्चस्व है, जो उसके लिए जो ईरान जाना जाता है, उस पर वो आज भी काबिज है। इसी वजह से देखिए मिडिल ईस्ट के छोटे बड़े कंट्री सारे आज की डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान के साथ खड़े हुए हैं, जनमानस उनके साथ है। भले ही वहां की जो सियासत है ईरान के बरखिलाफ रही हो, लेकिन अल्टीमेटली जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने बोला था कि मिडिल ईस्ट कंट्री को देंगे, वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। बिल्कुल, और इसकी वजह हुआ है साहिबा इस पूरे बिल्कुल ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और उसकी वजह से ये इतना लंबा हो गया है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। जैदी साहब, आपसे समझना चाहेंगी कि जो ईरान ने मजबूती दिखाई है, जिस तरह से तेहरान की तरफ से लगातार एक ही स्टैंड पर रहा जा रहा है और हर बयान का जवाब दिया जा रहा है, क्या यही वजह है जो अमेरिकी सदर को इतना बेचैन कर रहा है और वो इतने कंफ्यूज और अपने बयानों को बार बार बदल रहे हैं? एक तरफ पुरुमीद हो जाते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है, दूसरी तरफ वो हमले की भी तैयारी करते हैं। तो क्या वो सुपर पावर बन के दिखा रहे हैं और फिर अंदर से डरे हुए भी हैं? क्या इस तरह की सिचुएशन नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका हमेशा झूठ की बुनियाद पे ही जो है लोगों पे इल्जामात, मुल्क की हुकूमतों को इल्जाम लगाता रहा है, और खासतौर पे ईरान पे। अगर हम देखेंगे अमेरिका और इजराइल का जो 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 एक दोनों का तालमेल जो रहता है, ऑन रिकॉर्ड बीबी नेतन्याहू पिछले 30 साल से यूनाइटेड नेशंस में आते हैं, तकरीर करते हैं, और सिर्फ चंद महीने रह गए हैं न्यूक्लियर बम बनने से। तो पिछले ये 30 साल से कह रहे हैं, अमेरिका भी 30 साल से कह रहा है कि एट एनी मोमेंट दे कैन मेक ए बॉम्ब, जबकि आयतुल्लाह खामेनाई और आयतुल्लाह खुमैनी ने इस बम के बारे में उसको हराम करार दिया है, एक इस्लामिक जो शरीयत के हिसाब से हराम करार दिया गया है। तो वो अपनी बात पे मजबूत है, और क्योंकि इनको इसके प्रिटेक्स्ट में न्यूक्लियर जो है हम इनके राइट्स को छीनने के, बॉम्ब के बहाने से इनके राइट्स छीनने की बात कर रहे हैं, और ईरान इसमें देने वाला नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एनपीटी की जो ट्रीटी के तहत वो ईरान हैज एवरी राइट टू एनरिच इट्स यूरेनियम। तो उसी के तहत ये वो काम कर रहे हैं, इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं, बट अपनी जगह 30 साल से कौन जो है बात बदल रहे हैं पूरी दुनिया आप जान रही है, क्योंकि खासतौर पे कई वीडियोस जो है सामने हैं कि 30-35 साल से जो है लगातार इल्जामात लगा रहे हैं, और ईरान अपनी जगह मजबूत है और उसमें अब किसी किस्म की वो डिस्काउंट देने वाला नहीं है। जब कमजोर थे तो नहीं दिया, अब तो जो है वो ताकत एक अच्छे पोजीशन पे है फिलहाल, तो वो अब क्यों देगा। बिल्कुल, एक और सवाल था जैदी साहब, क्योंकि हर दिन इस मामले को लेकर बातचीत हो रही है। एक एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि जब एनपीटी का जिक्र आता है तो देखा जाता है कौन कौन इसके साथ है कि नहीं। ऑलरेडी ईरान ने साइन किया हुआ है, लेकिन इजराइल उसका मेंबर नहीं है। तो जब जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, अमेरिका को तो इजराइल को लेकर भी सवाल उठाना चाहिए कि क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा सकता है कि इजराइल के पास भी तो हो सकता है न्यूक्लियर हथियार। जी कल ही के रोज जो है वहां की जो कांग्रेस है उसमें कई जो सीनियर कायदीन है अमेरिका में, उन्होंने इजराइल की न्यूक्लियर बॉम्ब को और एनपीटी में शामिल होने के लिए कल उन्होंने जो है एक बिल पेश करने की बात की। मगर वो बिल कितना कामयाब होगा नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर खुद इजराइल जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में नहीं होकर जो है ऐसा डिक्टेट करता है जैसा कि पूरी एनपीटी का जो है वो अलमबरदार है, और इनको राइट है बनाने का, इनको राइट नहीं है। और खुद जो है ये खुद एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है ये, और उसका जो बैकअप जो देता है वो खुद अमेरिकी डिप्लोमेसी देती है कि इजराइल को जो है खुली छूट देकर जो है एक ईरान जैसे कई मुल्कों को जो है टारगेट किया जाता है न्यूक्लियर
एनर्जी या न्यूक्लियर बॉम्ब के बहाने। तो मगर अब ये जो बात रहे कि इजराइल की जो है बात सबके सामने आ रही है, और आज ने कल उनको भी जो है एनपीटी के तहत आना ही होगा, नहीं तो उनको इंस्पेक्शंस के लिए जो है वहां पे IAEA अपनी टीम भिजाकर जो है वो वहां पे उनको अंडर द एनपीटी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल भी लगातार यहाँ पर उठाया जा रहा है। वही एनपी सिंह साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका को इतना ज्यादा डर सता रहा है, वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान को दे दिया तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी हमलों को लेकर हम कवायद देख रहे हैं, मुकम्मल सीजफायर को लेकर अमेरिका कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये भी तो एक तरह का अटैक ही है कि ग्लोबल मार्केट इतनी बुरी तरह अगर मुतासिर हो जाएगी तब भी तो हालात खराब ही होंगे, या फिर इंतजार किया जाए कि हालात खराब होने के लिए न्यूक्लियर अटैक ही इसका एक वाहिद रास्ता है? जी, जो चल रहा है उससे ऑलरेडी दुनिया भर के सभी देश प्रभावित हुए हैं जी। उसका जो इम्पैक्ट रहा है, जो ऑयल सप्लाई चेन जो बाधित हुई है, लगभग सभी कंट्रीज में जो एनर्जी जो रेट्स हैं जो हैं वो काफी चेंज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा और हर आदमी के लाइफ पर प्रभाव होता है। कितने देशों की इकोनॉमी ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रभावित हो गई, तो वैश्विक रूप से तो जब एक इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो वो बहुत ही नुकसानदायक है और हर आम आदमी उससे सफर करता है। लेकिन जिस तरह से देखिए ये जो अब जो चल रहा है, एक तरफ पूरा प्रेशराइजेशन, शक्ति का प्रदर्शन, पूरी फ्लीट तैनात कर देना और जहाज ले आना, मरीन कमांडो वहां पर ले आना, प्रेशराइज करना, और दूसरी तरफ युद्ध चाहते भी नहीं है। इस समय दोनों देशों की स्थिति इस तरह की आ गई है। ईरान भी नहीं चाहता क्योंकि ईरान की भी जो इकोनॉमी है काफी, आप अगर देखेंगे बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे जा चुकी है, तो अल्टीमेटली आम पब्लिक सफरर होती है। दोनों देश युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पोस्चरिंग क्या है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रेशर है। ये देखिए, इस युद्ध से एक चीज का पता चल गया कि दुनिया में ज्यादातर देश नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध दुनिया में कहीं भी हो। वो कर नहीं पाते कुछ, वो एक अलग बात है, बट एक मैसेजिंग गई है जो अमेरिका ने किया, उसके लिए अमेरिका में और बाकी यूरोपियन यूनियन में और अन्य देशों में भी कोई उसके समर्थन में खुलकर नहीं आया कि इसने बढ़िया किया है, अच्छा काम किया है। कोई भी युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि सबकी तबाही होती है। इसी तरह से जो ट्रम्प साहब का जो स्टैंड चल रहा है, जो जिस तरह से जो स्थिति बनाई हुई है कि अभी हमें परमानेंट, हालांकि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ दिनों में ही ये जो एग्रीमेंट है, जो परमानेंट युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है, जिसका MOU लगभग रेडी है, वो आएगा और शायद राहत मिलेगी दुनिया को। और देखिए भारत की जो पॉलिसी रही है जी कि शांति जो है बातचीत करके ही शांति आ सकती है, शांति से ही समृद्धि आ सकती है, वहां से ही आम लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा है और हर कोई इंतजार में है कि इन मसलों का सॉल्यूशन जरूर निकले। लेकिन शरदेंदु जी, किस तरह की डिप्लोमेसी यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि एक होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका स्टैंड क्या है, उसको लेकर अमेरिका से इस तरह की कंफ्यूजन की एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन भी लोगों को नहीं है, क्योंकि कभी आप डील की बात कर रहे हैं, कभी आप धमकी की बात कर रहे हैं, कभी आप तैयारी कर रहे हैं हमले करने की, तो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ल्ड वाइड भी इस तरह की डिप्लोमेसी का असर कैसा होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव वे में तो नहीं लिया जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि दोनों देश में एक तो सहमति है कि वो बातचीत के लिए दोनों देश तैयार हैं। दोनों देशों को लग गया है कि इस युद्ध से रिजल्ट कुछ निकलने वाला नहीं है। ईरान अपनी शर्तें जिस तरीके से मनवाना चाहता है, अमेरिका शायद नहीं मानेगा, और अमेरिका को भी पता लग गया कि वो ईरान को घुटने पे नहीं लाएगा। लिहाजा अब ऑप्शन बचा है सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी का। ये सब पोस्टरिंग है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि ईरान को खत्म कर देंगे, और ईरान कहता है कि हम अपनी सारी शर्तें मनवा लेंगे। ये सारी चीजें अपने डोमेस्टिक क्राउड को कन्विंस करने के लिए, जिससे देश में पेट्रियोटिज्म बना रहे, देश में लगे कि ईरान जीत रहा है या अमेरिका जीत रहा है, ये सब अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा से देखिए एग्रेसिव रही है, उन्होंने काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान की मध्यस्थता हो, चाहे उसमें सऊदी अरब और इजिप्ट और टर्की हो, सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और रिजल्ट देखिए, दोनों कंट्री कन्विंस हो रखे हैं कि अब आगे क्या है। ईरान में तो बर्बादी हो रखी, ईरान देखिए अपनी शर्तों पे युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। अमेरिका को लगा कि आखिर हम क्यों इस युद्ध में फंसे हुए हैं? क्या ईरान अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेटन कर रहा है?
क्या ईरान का न्यूक्लियर प्लान अमेरिका के अस्तित्व को खतरा पहुंचा रहा है? क्या बैलिस्टिक अमेरिका को टारगेट करेंगे? क्या जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट चल रहा है उससे अमेरिका देखिए अफेक्टेड नहीं हो रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट जरूर अफेक्टेड हो रहा है। तो जब दूसरा कंट्री अफेक्टेड होता है तो आपकी इंटेंसिटी जो है किसी भी चीज के लिए वो कम हो जाती है। लिहाजा आज की डेट में अमेरिका पूरी तरीके से सिक्योर है। और एक चीज और है कि जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, जिम्मेदारी आती है। आप ऐसे नहीं किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं, जो कि संशय दिखाया जा रहा है। और इजराइल इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। और इजराइल के जो प्रोग्राम है उसको आप चेक नहीं करते, ईरान के सारे प्रोग्राम को चेक कर देते हैं। इजराइल आपके सीजफायर को मानता नहीं, बेरूत को लगातार टारगेट कर रहा है, लेबनान पे फायर कर रहा है, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। तो वो आपके कोई नियम ना माने और सारे नियम आप ईरान पे लागू करें। तो यहां पे अमेरिका को अब रियलाइज हो गया है कि अब टाइम है डायलॉग और डिप्लोमेसी का, और इसी वजह से एक ऑनरेबल एग्जिट मिलेगा। अदरवाइज ये तो कहीं खत्म होने वाला नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आप खुलवा नहीं पा रहे हैं और पूरे विश्व की इकोनॉमी इंक्लूडिंग आपके यहाँ गैस के प्राइसेस किस तरीके से राइज हो रखे हैं, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन सेट इन होता जा रहा है। लिहाजा अब आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अमेरिका ने एक चीज सोच रखा है कि अब वो बातचीत से ही इस मसले को निकालेगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सीज कर दिया है। ऑपरेशन फ्रीडम चला रहा है, लेकिन उसमें आप बिल्डअप कर रहे हैं, एक पोस्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन बहुत उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है ये चीजें आगे चलेंगी और डेफिनेटली बैक स्टेज डिप्लोमेसी या डायरेक्ट दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मिलके एक सोल्यूशन निकालेंगे। और ईरान को भी कुछ अपने स्टेप पीछे लेने पड़ेंगे। आपको पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम आप जारी रखिए। जो आपका इंट्रिच यूरेनियम है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी या जो पीसफुल पर्पसेस के लिए दैट इज गुड इनफ, तो आप इसको कुछ समय के लिए इस पे पूर्ण विराम लगा सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की, लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट की, तो अमेरिका भी कहेगा कि आपको 2 डिकेड या 1 डिकेड तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शेल्फ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयार रही है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट आज की डेट में ईरान की वो सारी की सारी मीट आउट हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। ब्लॉकेट हटेगा, स्टेट ऑफ हार्मुज खुलेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट वेपन ग्रेड पे डेफिनेटली नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका का कमिटमेंट है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक अलग लीडरशिप डेवलप होती है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाता है तो पूरी मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा और फिर उसका जो ट्रेड होगा वो आज की डेट में लोकल करेंसी में जाएगा। वो पेट्रो डॉलर पे फिर क्वेश्चन मार्क लगाता है, अमेरिका की जो हेजेमनी है मिडिल ईस्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो वो नहीं होने देगा अमेरिका, ऐसा मेरा मानना है साहब। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्योंकि ईरान भी अपने मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार इसको लेकर खदशा जाहिर कर रहा है। और जिस तरह से तमाम जो ममालिक हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उनकी डिप्लोमेसी है, ऐसा ये भी कहा जा सकता है और ऐसा एक्सपर्ट्स भी इस तरह से सोच रहे हैं कि ईरान इस तरह से अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाएगा। ज़ैदी साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस तरह से अमेरिका इतना डाउट कर रहा है ईरान पर, तो क्या ईरान इस तरह से करेगा? क्या वो पूरी दुनिया को बंधक बना लेगा? जी देखिए, ईरान ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, डिप्लोमेसी में हो या न्यूक्लियर ट्रीटी को लेके। 2015 में जब IAEA P5+1 की जब 5 मुल्कों ने ईरान से मुज़ाकरात किए थे, उसके बाद जिस तरीके से न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उस पे जो एक वन एंड ओनली ठहरा हुआ मुल्क था वो ईरान था। उन्होंने उस ट्रीटी के तहत अपना जो इनरिच यूरेनियम है उन्होंने रशिया को दे दिया था। बदले में यूनिलैटरली अमेरिका ने जो है उस ट्रीटी को जो है नकार दिया और डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार आई उन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। तो ये हमेशा कोई भी ट्रीटी का वायलेटर जो वो अमेरिका है, और उल्टा जो बात होती है वो सामने वाली पार्टी पे इल्जाम तराशी करते हैं। वो जैसा कि ईरान पे उन्होंने कहा कि ईरान को बाद में न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर वो मिसाइल्स की जो है बात डाल रहे थे। तो बताना ये है कि हमेशा जो वायलेशन में रहा है वो अमेरिका ही रहा है, और ये एक बार नहीं है, कई बार हो चुका है कि जब भी साइन करता है कोई बात, किसी भी किस्म से बात होती है, वहां पे जो है मामला सरेंडर वाला है, डिप्लोमेसी वाला मामला उनके पास नहीं है। और अमेरिका जो ईरान रहेगा वो अपनी पास अपने जो मौक़िफ़ है उसमें मजबूत रहकर जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और अब जो है, क्योंकि अब ये पिछले 2 महीने की जंग ने दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका जैसा यूनिलैटरली जो अपनी मनमानी करते थे अब नहीं चलने वाली है। नए जो है पावर्स जो है इस खित्ते में आ रहे हैं,
ब्रिक्स के शक्ल में आ रहे हैं, एससीओ के शक्ल में आ रहे हैं, शंघाई कॉरपोरेशन के शक्ल में, और जो है उसके अंदर जो है ईरान को नई दुनिया देखना पड़ेगी, और जो है वो अब वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर एक नया ब्लॉक में जाकर जो है वो अपना जो है कारोबार या वगैरह आने वाले दिनों में शुरू करेगा। और बात अमेरिका की यह है कि अमेरिका हमेशा डिसीवर रहा है और वो वही उसी ट्रैक पर रहेगा, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेसी नाम की चीज नहीं है। जी बिल्कुल, ये खदशा लगातार उठाया जा रहा है और इसी की वजह से इतना जो कंफ्यूजन है वो भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब किस तरफ बातचीत जाती है इसको लेकर इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने